रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक कर बैठे एग्जाम के मुसाफिर, नंबर भी आएगा और टॉपर लिस्ट में नाम भी आएगा। बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू, अगर आपका एग्जाम 2025 में हिंदी का पेपर आपका 24 फरवरी को है बाबू, तो आज की इस वीडियो में समझिए कि हिंदी के काफी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। पूरा ए टू जेड क्वेश्चंस, कहीं भी नहीं भटकना है। इस छोटी सी वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए, पूरा तैयारी करा देंगे। इसमें गद्य साहित्य से जो 5 बहुविकल्पी आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से अगर पढ़ के जाते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए गए, हैंड रिटेन, सीधे पेपर में ही मतलब कि छपेंगे प्यारे बच्चों। तो आज की जो वीडियो है, आपको थोड़ा सा मैं चीजें दिखा दूं जो सीधे एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो ये वीडियो आप मिस मत करना। ऐसे ही हम आपको कम से कम 5 वन शॉट वीडियो देंगे पूरा हिंदी का। अच्छे से तैयार कर लेते हो बाबू, समझिए कि आप हिंदी में नंबर 4 के आएंगे 95। एकदम आराम से समझ लीजिए, मेरी इस क्लास को शुरू से एक बार अंत तक देख लीजिए। और बहुत बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखना और प्यारा सा लाइक कर देना। चैनल पहली बार हो, सब्सक्राइब करके इस सारे क्वेश्चंस को शुरू से अंत तक देख लो। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो आपका पेपर बन के आएगा 24 फरवरी को, इसी में से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले गद्यांश में जो आपके 5 गद्य साहित्य से आता है क्वेश्चन, उसको देखेंगे। इसके ठीक बाद आपके पद्य साहित्य से जो आता है बाबू 5, उसको मतलब कविता से, उसको भी देखेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन, आप 10 क्वेश्चन बहुविकल्पी का आंसर भी बताइएगा, कर पा रहे हैं या नहीं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, 4 विकल्प रहेगा। तो मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है बाबू, डायरी लिखा है इसमें, इसके बाद है आत्मकथा, इसके बाद है जीवनी, इसके बाद संस्मरण। तो सबको याद होना चाहिए कि मेरी जो असफलताएं हैं ये किस विधा के द्वारा रची गई। तो ये आत्मकथा के द्वारा। ये आत्मकथा क्या होता है बाबू, यानी कि अपने स्वयं के जीवन की कथा को इसमें क्या किया गया है, असफलताएं को दर्शाया गया है। तो आप ट्रिक से भी याद करके समझ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से एक एक क्वेश्चन को करिए और लास्ट में बताइए कि आप कितनी बेहतर तैयारी किए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। मतलब यहाँ पे 4 विकल्प हैं, इसी के बेस पे बताना है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं किसके, यहाँ पे लिखा है सदाचार की तबीज, ख नंबर लिखा है साहित्य का श्रेय और प्रेम, इसके बाद ग है मेरे विचार, घ लिखा है बाबू मंथन। चारों विकल्प में से उचित विकल्प आपको चूज करना है। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं किसके, मेरे विचार के, यानी कि अपने विचार को इसमें व्यक्त किया है। आप याद रखना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए फटाफट से कर लेना, कोई डाउट तो नहीं ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा बाबू। इसमें क्या लिखा है, इसमें कि शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। यहाँ पे लिखा है भीष्म साहनी, इसके बाद है जयशंकर प्रसाद जी, इसके बाद है बाबू अगेय जी, इसके बाद है भगवती चरण वर्मा। आप लोग भी कमेंट में छाप दीजिए इसका आंसर क्या होगा बाबू। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है, तो यहाँ पे क्या मारोगे, अगेय जी। आराम से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, जो क्वेश्चन आपको न आए उसको एक बार लिख के याद करने की कोशिश करो। 4 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन युग किस युग को माना गया है। आप लोग 4 क्वेश्चन है, 4 विकल्प है, इसमें से कौन सा चूज कर रहे हैं हम भी कमेंट में देखेंगे आपका। तो देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन युग किस युग में है, तो भारतेंदु युग नहीं, यहाँ पे द्विवेदी युग ये भी नहीं, क्षयवादी युग ये हो सकता है, क्योंकि ग नंबर जो है क्षयवादी युग ही होगा। शुक्लोत्तर युग भी होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है क्षयवादी युग ये होगा, और ना कि क्षयवादोत्तर युग ये नहीं होगा। यानी कि जो ग नंबर विकल्प है ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से करिए,
एक एक प्रश्न कीमती है, आप सबके लिए इतना हार्डवर्क कर सकते हैं तो अपने लिए खुद आप भी कर सकते हो। अगला प्रश्न है, पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है। इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए इसका आंसर याद रखना मुंह ज़बानी कि पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर किसकी विधा की है, तो यात्रा। पैरों में पंख बांधेंगे तो ये हम यात्रा करेंगे किसके द्वारा, तो चल करके। तो याद रखना पैरों से यात्रा किया जाता है, तो पैरों में पंख बांध के आए तो यात्रा वृत्त लगाना बाबू। आराम से क्वेश्चन को ट्रिक से समझिए ताकि आए कभी तो आराम से उड़ा देना। ये 5 आपके गद्य साहित्य से कंप्लीट होता है मोस्ट। इसके बाद आप चलते हैं 5 यहां से पद्य साहित्य से, इसमें से आने का चांस है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू लिखा है ना कि तार सप्तक के संपादक हैं। आराम से समझिए, आंसर करिए। तार सप्तक के संपादक कौन है बाबू, यहाँ पे लिखा है विद्यानिवास मिश्र, इसके बाद है मुक्ति बोध, इसके बाद है अगेजी, इसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारों विकल्प में से कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पे तार सप्तक के संपादक पूछा है तो अगेज जी को याद रखना, यानी कि सचितानंदन हीरानंदन वासेन अगेज जी को ही यानी कि तार सप्तक के संपादक बोला जाता है। आराम से चीजें समझिए, एक एक का आंसर करने की कोशिश करो। वीडियो को प्यारा सा लाइक करना, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, कोई भी विषय का IMP क्वेश्चन का वीडियो यहाँ पे मिलेगा। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन कि नई कविता युग की रचना है। किस युग की रचना है बाबू, यमा है? नहीं बाबू, यहाँ पे खुशबू के शिलालेख, यहाँ पे लिखा है प्रलय सृजन, यहाँ पे प्रूरवा। यानी कि याद रखिएगा, नई कविता के शिलालेख जब भी आ जाए तो खुशबू के शिलालेख याद रखना। क्या होगा बाबू, खुशबू के शिलालेख, यानी कि जो आपका ख नंबर विकल्प है यही सत्य है। ऐसे ही आराम से सभी प्रश्न को आराम से सॉल्व करना है। कोशिश करिए कि आप कितना प्रश्न का आंसर पहले से जानते थे, ठीक है, लास्ट में जरूर बताइएगा। अब इसका PDF भी हम देंगे, चिंता ना करो। वीडियो को लाइक वगैरह सब करके आराम से देखो। लिखा है इसमें कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम बताइए। इसमें आपको याद होना चाहिए कि जब भी आए कामायनी के प्रथम सर्ग के नाम तो चिंता होगा। क्या होगा बाबू, चिंता। आराम से चीजें याद रखिए। क्या है, पहला ही ऑप्शन है चिंता। क्या हो जाएगा इसका आंसर, चिंता। न कि इसमें आशा होगा, न कि श्रद्धा होगा और न कि इंडा। याद रखिएगा, कामायनी के प्रथम सर्ग की बात आए तो चिंता मार देना, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत बच्चे को, हमको लगता है 99% बच्चों को ये क्वेश्चन याद होगा। लगभग 99% बच्चों को याद होगा कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष में माना जाता है। तो जब भी इस टाइप से पूछे कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तो यहाँ पे जब इस तरीके से पूछे तो समझिए कि प्रथम वर्ष का पूछा है। अगर प्रथम को छोड़ के पूछेगा तो द्वितीय पूछेगा, इसके बाद भी पूछेगा तृतीय पूछेगा। ये तीनों आप याद रखिएगा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। देखिए यहाँ पे लिखा है ना तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तो 1943 याद रखिएगा। अगर इसमें पूछ दे बाबू कि तार सप्तक का द्वितीय प्रकाशन वर्ष कब है, तो 1943 में केवल आप 8 जोड़ देना। कितना जोड़ दोगे, 8। अब यहां से अगर तृतीय पूछ दे तो जितना आएगा देखिए कितना होगा, 8 3 कितना होगा, 11 हो जाएगा। 4 1 कितना होगा बाबू, 5 हो जाएगा। और 1951, ये 1951 दूसरा वर्ष हो जाएगा। और तीसरा पूछ दे तो 1951 में फिर +8 कर देना। 3 बार ये क्या हुआ है, प्रकाशित हुआ है 8 वर्ष के अंतराल पे। तो ये ट्रिक से भी याद रख लेना, ठीक। यहाँ पे पहला हो जाएगा 1943, दूसरा हो जाएगा 1951 और तीसरा की बात करें तो 1959 हो जाएगा। आराम से ट्रिक से समझ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने चलते हैं, आराम से याद करिए बाबू। अगला प्रश्न यहाँ पे, अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट गद्यांश देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि दीप शिखा किसकी रचना है। दीप शिखा किसकी रचना है बाबू, राम कुमार वर्मा नहीं, यहाँ पे लिखा है महादेवी वर्मा। बिल्कुल, जो दीप शिखा है ये रची गई महादेवी वर्मा जी के द्वारा है। तो ये आप अच्छे से याद रखना, दीप शिखा महादेवी वर्मा जी की रचना है, ठीक।
कोई दिक्कत नहीं ना? 10 में से आपने कितना सही किया? बिल्कुल हमको मतलब उम्मीद है कि 10 में 10 भी कर लिए होंगे। बहुत बच्चे 10 में 10 किए होंगे। अब हम बढ़ेंगे मोस्ट 10 नंबर वाले क्वेश्चन, पेपर में सीधे छप के आएगा। ये 100% अच्छे से पढ़ो, ट्रिक भी बताएंगे साथ में, तो अच्छा से तैयारी भी हो जाएगा। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश, फिर पद्यांश, जीवन परिचय, लेखक का, कवि का, यहाँ पे सारा क्वेश्चन का भंडारा लगा दिए हैं। आराम से तैयारी कर लो। देखिए पहले तो यहाँ पे गद्यांश बताएंगे, ट्रिक से कैसे पहचानोगे किस पार्ट से ये दिया गया है। देखिए बाबू, यहाँ पे लिखा है ना कि राष्ट्र का तीसरा अंग जनकी संस्कृत है। अब लिखा है कि मनुष्यों ने, क्या लिखा है बाबू, कि मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का यहाँ पे निर्माण किया है, वही, क्या लिखा है, वही उसके जीवन की श्वास प्रवास है। ठीक है, आगे देखिए, बिना संस्कृत के जन की कल्पना कम्बद्ध यानी कि कम्बद्ध मात्र है। संस्कृत ही जन की मस्तिष्क है। क्या है? संस्कृत है जन मतलब लोगों का, मस्तिष्क का मतलब दिमाग है। अब इसके आगे लिखा है कि संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की क्या होती है बाबू, वृद्धि संभव होती है। इस तरीके से दिया हुआ है, आराम से एक बार पूरा पढ़ो फिर ट्रिक समझो। अब लिखा है इसके आगे कि राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति ही यानी कि संस्कृत की महत्वपूर्ण स्थान है। आगे लिखा है कि यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विस्तृत कर यानी कि फैला कर दिए जाएं तो राष्ट्र का जो लोप होगा वो, आगे डॉट डॉट कर दिया हूं कि थोड़ा सा ये बड़ा है। अब यहाँ पे लास्ट में लिख दिया हूं कि प्रकाश की संज्ञा संस्कृत है। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा गद्यांश वाला। अब ट्रिक सुनो, कैसे पहचानोगे किस पार्ट से दिया है। तो याद रखना बाबू कि जब भी ट्रिक पहचानना है तो यहाँ से उस चैप्टर का नाम का छोटा सा कीवर्ड मिलेगा। कीवर्ड का मतलब नाम का छोटा सा अंश मिलेगा कहीं ना कहीं पूरे गद्यांश में। जैसे राष्ट्र लिखा है तो राष्ट्र लिखा है, इसका मतलब कि हमारा राष्ट्र का स्वरूप जो चैप्टर है वासुदेव अग्रवाल जी के द्वारा लिखा हुआ, उसी पार्ट से इस गद्यांश को छाप दिया है। तो पहचान लोगे ना। तो जहां भी कीवर्ड दिखे, चैप्टर का छोटा सा नाम दिखे, पहचान लेना फटाफट से और तुरंत उस चैप्टर के राइटर का नाम लिखना। चलिए 2 नंबर का तो काम चुटकियों में कर लिए। कैसे? आइए जब प्रश्न पढ़ेंगे उसके हिसाब से। देखिए बहुत बार ये पेपर में आया है, लेकिन यहाँ पे मैं मेंशन नहीं किया हूँ ज़्यादा, लेकिन ये पेपर में लगातार आया है। आप जब PY क्वेश्चन पेपर देखेंगे पिछले साल तो ये देख पाएंगे। उसमें क्वेश्चन इसमें किस टाइप से पूछा है बाबू, देखिए ध्यान से कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो देखा मैंने बता ही दिया, 2 नंबर का तो काम यहाँ से कर लिए। अब इसके बाद क्या है इसमें कि रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए, वो भी बताएंगे। अब इसके बाद तीसरा है भूमि और जन के अतिरिक्त राष्ट्र में और क्या महत्वपूर्ण जगह है, ये भी पूछा है इसमें। इसके बाद 4 है राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। 5 है जन का मस्तिष्क क्या है। अब देखो कहीं भटकना नहीं है, इसी गद्यांश में से सारा प्रश्न का आंसर खोजना है। इसके लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए, आराम से खोज लेंगे सारे प्रश्न का आंसर। बिल्कुल सबसे पहले तो आपको पाठ का नाम ट्रिक से बता ही दिया, चैप्टर के राइटर कौन है वो भी बता दिया। इसके बाद अब दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या। आप तो इतने इंटेलिजेंस है कि उस चीज का भाव अपने आप से भी व्यक्त करके लिख सकते हैं। बिना संस्कृत के जन, यहाँ लिखा ना जन की कल्पना कम्बद्ध मात्र है, यानी कि बिना हमारे राष्ट्र में संस्कृत के लोगों का जो जीवन है वो एक मतलब कि बिना मूल्यमान है, कोई भी उसका कीमत नहीं, कम्बद्ध मात्र है उस हिसाब से। चलिए हम इसका आंसर करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, आंसर सारा का सारा देंगे हम, आपको इधर उधर नहीं करेंगे, सारा प्रश्न का आंसर सामने दिखाएंगे। आराम से तैयार करिए। देखिए बाबू पेपर में लिखने का भी तरीका होना चाहिए, चाहे आप लाखों बढ़िया से तैयारी कर लिए हैं, याद कर लिए हैं और लिखने का तरीका मालूम नहीं है तो समझिए कि वहाँ पे 1-2 नंबर कम हो जाता है। तो आपको सारा चीज़ हम सिखाएंगे, याद करते हुए भी लिखने का तरीका समझिए। प्रश्नोत्तर संख्या आप ऐसे लिखना, 3 नंबर लिख लेना, ठीक।
इसको सॉल्व करने से पहले संकेत डाल लेना, क्योंकि पेपर में दो गद्यांश आते हैं, एक मेन के रूप में, एक अथवा में रहता है। तो दोनों में से आप कौन सा कर रहे हैं वो एग्जामिनर को तो पता नहीं है, इसलिए वो कॉपी चेक करेगा, थोड़ा सा उसका वक्त लगेगा। इसलिए आप सही सटीक और ट्रिक से करिए, संकेत लिख देने से वो पहचान जाएगा। लिखेंगे कि राष्ट्र का तीसरा, यानी कि शुरू में से गद्यांश का 2-3 शब्द लिखिए और बीच में पूरा नहीं लिखना है, डॉट डॉट करके, और लास्ट में से 2-3 शब्द उठा के डाल दीजिए कि संज्ञा संस्कृत है। बस आपका संकेत कंप्लीट। अब पहला क्वेश्चन पूछा था कि पाठ का नाम बताइए सर, तो राष्ट्र का स्वरूप, बिल्कुल। लेखक इसके कौन है, तो ब्लैक पेन से लिखना और ब्लू पेन से कि वासुदेव सर अग्रवाल जी। अब यहां से 2 मात्र लाइन आपने लिखा कि 2 नंबर आपको मिला, ऐसे ही करना है, ठीक। अगला प्रश्न इसी में पूछा था कि रेखांकित अंश की व्याख्या करिए, पूछा है ना रेखांकित अंश की व्याख्या। चलिए बिल्कुल आराम से चीजें समझिए और समझ के लिखेंगे तो ज्यादा दिन तक याद रहेगा, रटने से कोई फायदा होने वाला नहीं। लिखा है कि बिना संस्कृत के जन की कल्पना क्रमबद्ध मात्र है, संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है ना। संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। यानी कि जितने अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस चीज का भाव क्या होगा, इस लाइन का मतलब क्या होगा, इसी चीज को व्याख्या करना है अपने भाव के रूप में, वही चीज तो पूछा है। आइए यहाँ से समझिए और एक एक चीज को आराम से लिखने की कोशिश करिएगा, बिना देखे हुए आप भी खुद अपने से, ठीक। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग ऐसे ही पेपर में डालना बाबू। लिखेंगे कि वास्तव में संस्कृत मनुष्य का क्या है, मस्तिष्क है। मस्तिष्क का मतलब होता है दिमाग है, और यहाँ पे देखिए मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि महत्वपूर्ण अंग है, दिमाग है। अगर हमारा बॉडी में दिमाग ही नहीं रहेगा तो हमारी जो बॉडी है वो बिना काम की है, क्योंकि पूरा बॉडी हमारे माइंड के द्वारा ही संचालित की जाती है। तो इसीलिए बताया गया है कि सर्वाधिक हमारा अंग क्या है, तो माइंड ही है महत्वपूर्ण, और मनुष्य शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। किससे, तो हमारे माइंड से, दिमाग से। जिस प्रकार से मस्तिष्क से रहित धड़ को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, यानी कि जिस तरीके से कोई व्यक्ति है और उसका सिर ही काट दिया जाए तो उसका अगर सिर नहीं रहेगा तो उसको हम व्यक्ति नहीं कह सकते, ठीक। अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं किया जा सकता, यानी कि कल्पना मतलब सोच ही नहीं सकते बिना सिर वाले आदमी को कि ये व्यक्ति है, इस तरीके से, ठीक। उसी प्रकार संस्कृत के बिना मानव, ठीक, उसी प्रकार तुलना किया गया है कि उसी प्रकार संस्कृत के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए संस्कृत के विकास और उसकी उन्नति, उन्नति का मतलब हमारा देश जो है धीरे धीरे आगे बढ़े तो उसको उन्नति कहते हैं। उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास, उन्नति और समृद्धि निहित होता है, यानी कि उसमें समाहित होता है। आराम से व्याख्या कर लोगे, ऐसे आराम से चीजें समझ लो, पेपर के वक्त आपको डरने की वहां पे हिम्मत नहीं उत्पन्न होगी, आराम से सॉल्यूशन करते जाओगे। अगला प्रश्न है बाबू इसी गद्यांश का कि भूमि और जन, भूमि का मतलब जिसमें हम लोग रहते हैं, यानी पृथ्वी पे रहते हैं। जन, जन मतलब लोग, यानी जो लोग पृथ्वी पे रहते हैं, अतिरिक्त राष्ट्र में और क्या महत्वपूर्ण है इन दोनों के सिवाय, तो इन दोनों के, पृथ्वी है, इस पे लोग हैं, अगर ये दोनों हैं तो ठीक है, लेकिन इसके सिवा और कुछ भी तो महत्वपूर्ण है। वो कौन सा चीज है, वो हमारा संस्कृत है। उसी के बिना हमारा मतलब कोई भी संचालन नहीं होगा। तो एक माध्यम होना चाहिए, पृथ्वी पर लोग हैं, उसको चलाने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। उसी प्रकार यहाँ पे आंसर लिखेंगे बाबू तीसरे नंबर का कि राष्ट्र के समग्र, यानी पूरा वर्ल्ड में, पूरा देश में भूमि और जन के साथ साथ, यानी कि भूमि मतलब पृथ्वी, धरती माता, और जन मतलब लोग के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। लोगों की अपनी अपनी पहचान, बोली, गीत गाना, वेशभूषा, रहन सहन, ये सभी संस्कृति के अंतर्गत आता है, इसका भी महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इस तरीके से लिख लोगे। अगला प्रश्न चलेंगे 4 नंबर, आराम से देखो और तैयारी बेहतर तरीके से कर लो, है ना।
4 नंबर, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? यानी कि हमारा राष्ट्र का मतलब हर एक देश का अपना अपना राष्ट्र होता है। जैसे हम लोग का भारत है, अमेरिका एक अलग देश है, पाकिस्तान अलग देश है, तो सबकी अपनी अपनी राष्ट्र होती है। वैसे ही हमारा भी भारत एक राष्ट्र है, राष्ट्रीय देश है। तो राष्ट्र की वृद्धि यानी अपने देश की वृद्धि कैसे संभव है कि हमारा देश और भी आगे बढ़ता जाए, विकास होता जाए हमारे देश में? तो इसका आंसर गद्यांश पे ही बेस पे तो देना है, कहीं भटकना थोड़े है कि सोच के लिखना है। सारा आंसर गद्यांश में से ही छापना है। चलिए लिखेंगे कैसे कि संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। समझ लिए, सारा गद्यांश से ही खेल है, सारा खेल जो है गद्यांश से ही हो रहा है। तो आराम से तैयारी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, जन का मस्तिष्क क्या है? जन का मस्तिष्क क्या है? तो जन का मस्तिष्क संस्कृत है। याद रखना, जन का मस्तिष्क क्या है बाबू? संस्कृत है, क्योंकि आपने पूरा गद्यांश में ये सारा चीज जो है पढ़ा है, आराम से पढ़ा है कि नहीं? जन का मस्तिष्क क्या है इसी में तो दिया था, आराम से आप पढ़ेंगे सारा चीज का मैटर मिल जाएगा कि संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है, इसी लाइन में दिया है। देख रहे हो कि नहीं? यहाँ से देख लो यहाँ तक कि जन का मस्तिष्क क्या है? संस्कृत है। कर लोगे ना? खोजिए, अपने भी दिमाग को सेंसिटिव बनाइए कि आप कैसे आंसर बना लेंगे। अगर याद नहीं हो रहा है फिर भी वहां पे आराम से क्वेश्चन को बना सकते हो, तो उतना आप अपने आप को सेंसिटिव बनाइए, अच्छे से करने की कोशिश करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश। और ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये पेपर में तो 10 नंबर का बिल्कुल आएगा ही आएगा, और मैंने अभी एक गद्यांश भी बताया है वो भी 10 से ही नंबर का आता है। तो 10 अंक तो बिल्कुल पक्का करवाएंगे। अच्छे से समझना और तैयारी बेहतर तरीके से कर लेना। जो बच्चे को दिक्कत है, अभी भी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अभी भी कुछ नहीं पढ़े हैं, सोच रहे हैं कि हम इस बार फेल हो जाएंगे, तो उन सब के लिए मेरे पास एक आइडिया है, विचार है कि आप सभी सब्जेक्ट में अभी से पढ़ के मात्र 30 दिन में पढ़ के बाबू आप 85 नंबर तक अचीव कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। क्योंकि मैंने अपने खुद के हैंड रिटेन नोट्स बनाया है, सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट्स भी बनाया है। केवल आप 49 रुपया में ले सकते हो प्रति सब्जेक्ट के हिसाब से। प्रति सब्जेक्ट बाबू, प्रति सब्जेक्ट 49 रुपया में। अगर पूरा सब्जेक्ट लेना है तो आपको 199 रुपया में मिल जाएगा, और हाथ से लिखा हुआ IMP क्वेश्चन। इसके लिए क्या करना होगा? सिर्फ आप 630 और 791 2241 ये आप व्हाट्सअप करना, इस पे बोलना मुझे सर नोट्स चाहिए। ऑल नोट्स के लिए 199 पे करके स्क्रीनशॉट भेजना इस नंबर पे। अगर एक सब्जेक्ट है तो इतना कर देना, बिल्कुल आराम से तैयारी करो और अच्छा स्कोर कर जाओगे। चलिए यहाँ से पद्यांश को पहले पढ़ते हैं, फटाफट से ध्यान रखना। लिखा है कि कौन हो तुम वसंत के दूत, पढ़िए आराम से। बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घनती मिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। ठीक है, यहाँ पे 4 लाइन पढ़ा। इसके ठीक बाद लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को जयो मधुमय संदेश। आप इस पद्यांश को पढ़ा, आप जब बहुत बार पढ़े होंगे तो तुरंत पता चल गया होगा कि किस पार्ट से आया है, इस पार्ट के कवि कौन है। थोड़ा आराम से कोशिश करिए कि पहचाने, क्योंकि पेपर में आएगा ऐसा ही क्वेश्चन। 95% चांस है बाबू पेपर के कोड में लड़ेगा ये क्वेश्चन पेपर में। ठीक, आराम से इसको करिए। इसमें भी 5 ही क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें भी आराम से 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। उपयुक्त यहाँ पे लिखा है ना, पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, आगंतुक व्यक्ति। तो आप चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पद्यांश और शीर्षक के लेखक, यहाँ पे शीर्षक और कवि का नाम पूछा है। आराम से यहाँ से एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन देख लो। सबसे पहले बाबू ये ध्यान दो, पहले संकेत डाल लेना, कौन हो तुम डॉट डॉट करके मधुमय संदेश, ये आपका संकेत हो गया। अब इसके ठीक बाद शीर्षक का नाम, कवि का नाम, ब्लैक पेन से और ब्लू पेन से नाम लिखना। जिसे श्रद्धा मनु से आया है, किससे? श्रद्धा मनु से।
और इस कविता के कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी। आराम से 2 नंबर का काम कर लिए अपना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है बाबू? रेखांकित अंश की व्याख्या करना था ना दूसरे नंबर पे। आराम से आइए और पूरा अच्छे से पढ़ना बाबू। रेखांकित अंश की व्याख्या कहाँ से करोगे? यहाँ से, जो रेड लाइन जो यहाँ पे 2 लाइन पे है ना, इसकी व्याख्या। तो घनती मीर में चपला की रेख, आ तपन में शीतल मंद ब्यार, बस 2 ही लाइन की रेखांकित अंश की यहाँ पे क्या करना है बाबू? व्याख्या करना है। चलिए ध्यान समझिए यहाँ से, और यहाँ पे पहले हेडिंग डालिएगा दूसरे नंबर का। क्या है इसमें आंसर लिखेंगे कैसे? दूसरे नंबर का देखिएगा ध्यान से। हाँ चलिए, लिखा है इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे कि मनु श्रद्धा से उसका परिचय जानने हेतु प्रश्न करते हुए कहते हैं कि मेरे इस अत्यंत निराशापूर्ण, ठीक है, और अंधकारपूर्ण, ठीक है बाबू, अंधकारपूर्ण जीवन में काले बादलों के बीच बिजली की रेखा के क्या है बाबू? समान और वेदनाएं व्यथा से तप्त मेरे जीवन में शीतल और मंद गति से चलने वाली पवन के समान कौन हो? इस तरीके से बस उसकी व्याख्या हो जाएगा, आराम से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा था बाबू? तीसरे नंबर देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर, लिखा है ना इसमें। हाँ थोड़ा सा चेंज कर लूँ, हाँ चलो, लिखा है आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है? आगंतुक व्यक्ति जो इसमें आया है किसकी ओर संकेत किया गया है? तो इसका आंसर लिखोगे 3rd नंबर का, ध्यान समझो। यहाँ पे 3rd नंबर की आगंतुक व्यक्ति शब्दों के माध्यम से मनु की ओर संकेत किया गया है। ऐसे कर लोगे बाबू, ऐसा ही सटीक तरीके से टू द पॉइंट आप सही आंसर लिखोगे। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में छाप दो अपना प्रश्न, आंसर छाप देंगे हम भी। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा 4 नंबर क्या बोला इसमें। हाँ यहाँ से लिखा है कि पद्यांश में किसकी उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है? यही पूछा है ना, कही गई है किसकी उत्कंठा को? तो यहाँ पे आराम से प्रश्न का आंसर लिखेंगे 4 नंबर का कि पद्यांश में श्रद्धा के द्वारा मनु की उत्कंठा मिटाने की बात को कही गई है। आराम से लिख लोगे ऐसे प्रश्न का आंसर, सही साफ सुंदर से स्पेस दे के लिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पद्यांश का है बाबू 5 नंबर कि पद्यांश में किन लोगों के बीच संवाद विवाद हो रहा है, यानी कि झगड़ा हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर करोगे 5 नंबर का, ध्यान से देखना। 5 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे देखो बाबू, लिखोगे कि पद्यांश में मनु और किसकी? श्रद्धा के बीच संवाद हो रहा है। किसके बीच? तो मनु और श्रद्धा जो है इन दोनों के बीच संवाद हो रहा है, वार्तालाप, बातचीत, झगड़ा विवाद की बातें चल रही है। आराम से कर लोगे। चलिए यहाँ तक कि मैंने पद्यांश भी कंप्लीट करा दिया। अब हमारी बारी है मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेखक का जीवन परिचय, कहे तो साहित्यिक परिचय। इसको भी अच्छे से पढ़ लो, ट्रिक से बताएंगे कि कहाँ पे आप फोकस करेंगे, ध्यान से उस चीज को लिखेंगे। अगर वो चीजें छोड़ के जाते हैं तो 5 नंबर की जगह 3 नंबर ही मिलेगा। तो इसलिए ध्यान रखना, आज समय है, कल नहीं मिलेगा, अभी वक्त है, पढ़ लो, ठीक है। चलिए पहले इस वीडियो में मैं कौन से लेखक का बता रहा हूं बाबू, ध्यान समझो। पहले लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 5 के क में लेखक का साहित्यिक परिचय करना है, ठीक है। जैसे कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी के बारे में हम साहित्यिक परिचय लिखेंगे और मेन पॉइंट पे ध्यान भी देंगे। एग्जामिनर वहीं पे देख करके नंबर देखता है, देता है, काटता भी है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओगे जीवन परिचय। क्या लगाओगे बाबू? जीवन परिचय। इसमें टू द पॉइंट चीजें लिखोगे। कैसे? कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को मेरठ जनपद के
खेड़ा ग्राम में हुआ था। अब देखिए इसमें मैं मेन चीज क्या इंडिकेट किया है, ब्लैक पेन से, जन्म सन को ब्लैक पेन से इंडिकेट किया है। आप एग्जाम में जब भी लिखें तो ब्लैक पेन से इंडिकेट करना उनके जीवन को, ठीक, किस सन में जन्म हुआ। एग्जामिनर इस पे ध्यान देता है। अच्छा रहेगा, काफी सभी बच्चों से यूनिक होगा, सुंदर होगा, इसलिए आप ब्लैक पेन से जन्म सन को लिखना, ठीक। ऐसे ही लिखोगे कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1940 ईस्वी को मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इसके आगे इनके पिता लखनऊ में रहते थे। इनका बचपन लखनऊ में बीता और सन 1929 में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया, ठीक है। तदंतर मथुरा से पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर रहे और सन 1941 में इन्होंने यानी कि पीएचडी तथा 1946 में डीलिटी की उपाधियां प्राप्त की, ठीक है। इस तरीके से आराम से लिखोगे। आगे थोड़ा सा इसमें और लिखोगे बाबू कि सन 1951 में अब ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के क्या रहे, कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी में प्रोफेसर नियुक्त किए, यानी प्रोफेसर नियुक्त हुए, प्रोफेसर के पद पे ये रह चुके। इसके बाद सन क्या हुआ 1952 में लखनऊ विश्वविद्यालय में यानी कि राधा मुकुंद यानी मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से यानी कि व्याख्यात नियुक्त हुए थे। बिल्कुल आराम से चीज़ें समझ के लिखना। इसके बाद अग्रवाल जी ने पाली, संस्कृत यानी कि अंग्रेजी के साथ हिंदी आदि सभी भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृत की ओर यानी कि पुरातत्व, ठीक है, पुरातत्व और थोड़ा सा आगे लिख लो, बस पुरातत्व है ना। अब यहाँ से लिख लो का गहन अध्ययन किया। क्या किया बाबू, गहन अध्ययन किया और 27 जुलाई 1967 ईस्वी को हिंदी के इस साहित्यकार का निधन हो गया, यानी कि मृत्यु किस सन में हुई बाबू, तो 27 जुलाई 1967 को। इसको ब्लैक पेन से लिखना, एग्जामिनर इस पे ज़्यादा ध्यान देता है, इसलिए टू द पॉइंट लिखना, साफ साफ लिखना, ठीक। ये आपका जीवन परिचय। साहित्यिक योगदान भी लिखोगे, क्योंकि पूरा लिखोगे भाई तब भी पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे साहित्यिक योगदान, चाहे तो आप इस तरीके से लिख सकते हो या अपने द्वारा अपने अकॉर्डिंग जो लिखने का सीखे हो उस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लिखोगे इसमें साहित्यिक योगदान में कि डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृत, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं क्या थे, अन्वेषण थे, ठीक है। उनके मन में भारतीय संस्कृत को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कंठा इच्छा थी, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के यानी कि अनुसंधान है ना बाबू, अनुसंधानात्मक निबंध की रचना की और इन्होंने अपने निबंधों में प्रौद्योगिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन भी किया। तो इस तरीके से आराम से उनका योगदान लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू। हाँ चलिए सर आगे हम चलते हैं, इनकी थोड़ा सा कृतियाँ लिखेंगे तब से काम कंप्लीट, ठीक है। कृतियाँ क्या लिखोगे इसमें हेडिंग में, वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध शोध एवं संपादन के क्षेत्र में यानी महत्वपूर्ण कार्य किया और इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नवत दिया। आराम से इतना लिख लोगे, विवरण थोड़ा सा दे दोगे, नहीं तो इतना पर भी काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा भैया लिख लोगे तो अच्छा रहेगा, बस इतना लिख लेना। निबंध संग्रह लिख लेना, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृत, कल्पवृक्ष, भारत की एकता आदि, बस ये उनकी निबंध संग्रह हो जाएगी। साहित्य में स्थान लिख लेना कि भारतीय संस्कृत और पुरातत्व के विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध साहित्य यानी समृद्ध है। पुरातत्व और अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी ममता कोई नहीं कर सकता। इतना आराम से